हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीशी लर्निंग। और आज हम वर्ल्ड लेवल पे जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें वीपो, ट्रिप्स, डब्ल्यूटीओ, पेरिस कन्वेंशन और इसके अलावा भी जो छोटे मोटे ट्रीटीज हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सीरीज वाइज स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कहाँ पर सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई थी और इसका नतीजा क्या हुआ कि एंड में हमें कौन से राइट्स और कौन से एक्ट बने वर्ल्ड लेवल पे, जिससे कि आज भी जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले पेरिस कन्वेंशन आया था। इसका पूरा नाम था पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर हम ये देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो अगर हम कन्वेंशन या एग्रीमेंट की बात करें, सबसे पहली बात करें तो पेरिस कन्वेंशन था जो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले इसने आईपी राइट्स के बारे में बात की थी। तो ये फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसमें जितने भी आईपी ऑनर्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की थी। इसमें पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, यूटिलिटी मॉडल, सर्विस मार्क्स, ट्रेड नेम्स और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और इसके अलावा जो अनफेयर कंपटीशन है उसको भी कम करने के लिए, मीन्स उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीजों के बारे में पेरिस कन्वेंशन में बात की गई थी। पेरिस कन्वेंशन जो है वो 20 मार्च 1883 को साइन हुआ था और इसका एनफोर्समेंट जो है वो 7 जुलाई 1884 को हुआ था। और हुआ कहाँ पे था ये? पेरिस में, फ्रांस में। और जो ये साइन है, जो ये पेरिस कन्वेंशन जो एग्रीमेंट है, ये 11 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था। बेल्जियम, ब्राजील, फ्रांस, ग्वाटेमाला, इटली, नेदरलैंड, पुर्तगाल, एल साल्वाडोर, किंगडम ऑफ सर्बिया, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड, इन सारे 11 कंट्रीज के बीच में पेरिस कन्वेंशन साइन हुआ था। इसको प्रेजेंट में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो जो है वो एडमिनिस्टर करता है और अभी भी ये फोर्स में है। इसका स्टेटस अगर हम कहें तो ये अभी भी ये काम करता है, वर्किंग कंडीशन में है। इसके जो प्रेजेंट में मेंबर कंट्रीज है वो टोटल 179 मेंबर कंट्रीज हैं। और अगर इसके हम रिवीजन की बात करें तो बहुत बार इसका रिवीजन हुआ। पेरिस कन्वेंशन के बनने के बाद, एनफोर्समेंट के बाद भी इसमें बहुत बार रिवीजन हुआ है। जैसे कि 1900 में बेल्जियम में रिवीजन हुआ था, उसके बाद यूएस में 1911 में हुआ था, उसके बाद नीदरलैंड में 1925 में हुआ था, फिर उसके बाद पुर्तगाल में 1958 में हुआ और फिर 1967 में स्वीडन में हुआ था। और इसके बाद लास्ट में जो इसका अमेंडमेंट है वो 28 सितंबर 1979 को हुआ था। इसके अगर हम प्रोविजंस की बात करें कि ये पेरिस कन्वेंशन में मेन आखिर कौन सी बातें कही गई थी, कि क्या क्या ये प्रोविजंस इसने दिए थे, तो इसके प्रोविजंस की 3 कैटेगरी थी, कि 3 मेन बातें इसमें कही गई थी पेरिस कन्वेंशन में। सबसे पहली बात कि नेशनल ट्रीटमेंट। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ दोबारा से आपको बता रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आईपी से रिलेटेड आपको आईपी क्या होता है, आईपीआर क्या होता है और ये पेरिस कन्वेंशन के बारे में भी मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ मैं फिर से आपको रिपीट करके दोबारा से बता रही हूँ। तो पेरिस कन्वेंशन का पहला प्रोविजन है नेशनल ट्रीटमेंट। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई दूसरी कंट्री, आपकी कंट्री में अगर कोई साइन करता है, पेटेंट फाइल करता है या फिर कोई आईपी राइट्स अगर साइन करता है, तो आपको वो सेम ट्रीटमेंट उसे देना है जो आप अपने नेशनल्स यानी डोमेस्टिक लोगों को आप जो ट्रीटमेंट देते हैं। मीन्स उसमें कोई भेदभाव नहीं करना कि ये जो एप्लीकेशन है ये बाहर की कंट्री से है तो इसको हम अलग तरीके से देखेंगे। जो ट्रीटमेंट आप अपने नेशनल्स को दे रहे हैं वही सेम ट्रीटमेंट आपको आउटसाइडर को भी देना है। सेकेंड इसका प्रोविजन है राइट ऑफ प्रायोरिटी। तो राइट ऑफ प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर आप अपना एप्लीकेशन एक कंट्री में फाइल करते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं दूसरी कंट्री में भी फाइल करना, तो उसके लिए आपको अगर पेटेंट का फाइल कर रहे हैं तो आप 12 मंथ बाद अप्लाई कर सकते हैं, और अगर यूटिलिटी मॉडल का फाइल कर रहे हैं तो आप 6 मंथ बाद अप्लाई कर सकते हैं। और इस बीच में हो सकता है कि आपका जो वर्क है वो कोई और लेकर किसी और कंट्री में फाइल कर दे और बोले कि ये मेरा इन्वेंशन है,
तो लेकिन उसको ये वैलिड नहीं माना जाएगा। आपकी जो फाइलिंग डेट है वही मानी जाएगी जो पहली कंट्री में आपने फाइल किया है। जिस डेट को आपने पहली कंट्री में अपना पेटेंट या फिर ये ट्रेडमार्क या ट्रेड डिज़ाइन जो आपने फाइल किया है, जो एप्लीकेशन फाइल किया है, वही डेट आपको माना जाएगा अगर आप दूसरी कंट्री में भी जाते हैं फाइल करने तो इससे ये है कि आपका जो इन्वेंशन है कोई दूसरा नहीं चुरा पाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं फाइल कर पाएगा इस पीरियड के बीच में। नेक्स्ट है कॉमन रूल्स। तो कुछ कॉमन रूल्स भी है इस प्रोविजंस में, जिसमें से पहला है इंडिपेंडेंट ऑफ पेटेंट्स। इंडिपेंडेंट ऑफ पेटेंट्स का मतलब ये है कि अगर कोई एक कंट्री आपके पेटेंट को एक्सेप्ट करती है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी कंट्री भी उस पेटेंट को एक्सेप्ट करे। सेम अगर ये बोले कि अगर आपकी कंट्री उस पेटेंट को रिजेक्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी कंट्री भी उसी बेसिस पे उसको रिजेक्ट करेगा। ये सारी अपनी अपनी कंट्री का रूल है कि किसी भी पेटेंट को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। तो इसी को कहा गया है इंडिपेंडेंट ऑफ पेटेंट्स। उसके बाद है पैरेलल इंपोर्टेशन। पैरेलल इंपोर्टेशन का मतलब ये है कि कोई जो आईपी ऑनर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, वो अपने पेटेंट से कोई अपना मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोड्यूस करके अपनी कंट्री में सेल कर रहा है वो। तो हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसे लेकर किसी दूसरी कंट्री में लेकर चला जाए, उस ऑनर को बिना बताए, उसकी बिना सहमति लिए। तो इसे बोलते हैं पैरेलल इंपोर्टेशन। पैरेलल इंपोर्टेशन के लिए जो कंट्री डिपेंड करता है कि वो इसे अलाउ करते हैं या नहीं अलाउ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन। अनफेयर कंपटीशन का मतलब ये हो गया, एक तो फेयर कंपटीशन होता है। फेयर कंपटीशन मतलब कि आप कोई अगर एक प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हो सकता है आपका जो कंपटीटर है वो भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और सेम सेम चीज़ आप कर रहे हैं। सेम चीज़ मतलब जैसे ये बिस्किट कर रहा है तो वो भी बिस्किट कर रहा है, लेकिन आपका प्रोसीजर, आपका इंग्रेडिएंट, ये सारे तो डिफरेंट होंगे। तो ये फेयर कंपटीशन हो गया कि हाँ आप दोनों कर रहे हैं, अपने सही तरीके से कर रहे हैं, फेयर तरीके से कर रहे हैं, तो कंपटीशन बनेगा, इट्स ओके। लेकिन अनफेयर का मतलब ये हुआ कि आप तो अपने सही तरीके से कर रहे हैं अपना बिजनेस, लेकिन कोई अगर जो आपका कंपटीटर है वो अगर गलत तरीके से अपना कंपटीशन करता है, मीन्स वो इंग्रेडिएंट सही नहीं यूज करता या फिर बिजनेस का तरीका सही यूज नहीं करता है जिससे कंज्यूमर को भी नुकसान हो जाए, तो इसको बोलते हैं अनफेयर कंपटीशन। तो अनफेयर कंपटीशन के अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्ट करता है पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन से पेरिस यूनियन बना था, मीन्स इस कन्वेंशन से जो एक संगठन बना था उसे पेरिस यूनियन कहते हैं। अगर हम इस यूनियन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं जो मेन वर्क करता है। एक तो है असेंबली और दूसरा है एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो जो असेंबली के जो मेंबर हैं वो इसमें वो सारे मेंबर हैं जो पेरिस कन्वेंशन के मेंबर हैं, मीन्स ऑल द मेंबर स्टेट्स, यानी जितने भी मेंबर कंट्री है वो असेंबली के मेंबर हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो यूनियन से ही इलेक्ट किए जाते हैं, मीन्स इसमें चुनाव होता है तो उस चुनाव के जरिए एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन इसमें स्विट्जरलैंड को इंक्लूड नहीं किया जाता, स्विट्जरलैंड को छोड़कर बाकी सबसे इसमें इलेक्ट किया जाता है एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर को। अब अगर हम देखें कि असेंबली का क्या काम है, क्या टास्क है, तो वो बाइनियल प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करता है और साथ में जो वीपो सेक्रेटेरिएट का बजट है उसको बनाता है। ये मीन्स इसका दो काम है, बाइनियल प्रोग्राम को एक हैंडल करना और वीपो सेक्रेटेरिएट के बजट को एक हैंडल करना। बाइनियल प्रोग्राम मीन्स जो हर 2 साल में एक बार होता है उसको बाइनियल प्रोग्राम बोलते हैं। इसके बाद पेरिस कन्वेंशन के बाद ऐसे कौन कौन से मेजर ट्रीटीज थी जो आए, तो यहाँ दे रखा है ये बर्निंग कन्वेंशन, मैड्रिड एग्रीमेंट, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, ट्रिप्स और मैराकेस ट्रीटी। तो यहाँ दे रखी हैं मेजर ट्रीटीज जो पेरिस कन्वेंशन के बाद आई थी। पेरिस कन्वेंशन तो पहला स्टेप था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसमें जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरा करने के लिए बाद में एक बाय एक करके ट्रीटीज जो हैं वो आती रही। तो पेरिस कन्वेंशन के बाद जो पहला कन्वेंशन आया था उसका नाम है बर्निंग कन्वेंशन। जो बर्निंग कन्वेंशन था वो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। ये 1886 में आया था। पेरिस कन्वेंशन जो था वो 1883 में आया था, लेकिन जो बर्निंग जो है वो 1886 में आया था। इस कन्वेंशन में लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करने की बात कही जाती है, इसमें कॉपीराइट प्रोटेक्शन की बात की जाती है, जबकि पेरिस कन्वेंशन में कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। उसके बाद है मैड्रिड एग्रीमेंट। मैड्रिड एग्रीमेंट में इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड,
मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में मैड्रिड एग्रीमेंट बात करता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1891 में हुआ था। नेक्स्ट है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी पीसीटी और ये 1970 में एस्टेब्लिश हुआ था। पीसीटी जो है वो एक यूनिफाइड प्रोसीजर प्रोवाइड करता है पेटेंट को फाइल करने के लिए। मीन्स एक सिंगल एप्लीकेशन के जरिए आप मल्टीपल कंट्रीज में पेटेंट को फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स के बारे में तो हम आगे भी अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस यहाँ पे इतना जान लीजिए कि 1994 में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एज अ पार्ट ये एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है मैराकस ट्रीटी। मैराकस ट्रीटी जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड पर्सन के लिए लाया गया था। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2013 में हुआ था और ये ट्रीटी जो है वो WTO द्वारा लाया गया था ताकि जो जितने भी ब्लाइंड पर्सन है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनको कॉपीराइटेड वर्क का जो एक्सेस है वो अच्छे से मिल सके, इजीली मिल सके कॉपीराइट वर्क का एक्सेस। और मैराकस ट्रीटी और एक है मैराकस एग्रीमेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो मैराकस ट्रीटी है वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए वीपो द्वारा एक्सेप्टेड ये ट्रीटी था, जबकि मैराकस एग्रीमेंट जो है वो WTO के फॉर्मेशन में साइन हुआ था। तो जो WTO को जो फॉर्मेशन है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो मैराकस ट्रीटी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो। तो जो इतने सारे कन्वेंशन एग्रीमेंट जो ट्रीटीज इतने सारे जो शुरू से चलते हुए आ रहे थे उन सब का जो ये फाइनल रिजल्ट था कि वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ग्लोबल फोरम है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसकी पॉलिसी इंफॉर्मेशन और कॉपरेशन जो है ये हैंडल करता है। ये एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का। इसका जो पेरेंट एजेंसी है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, क्योंकि 1967 में वीपो का फॉर्मेशन हुआ था और 1974 में वीपो ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। उसके बाद से ही जो इसका पेरेंट एजेंसी है वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो बन गया। इसको बनाने का मेन मकसद यही था कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके वर्ल्ड लेवल पे, और जो इनोवेशन और जो क्रिएटिविटी है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूरा फ्लरिश हो सके। अब ये जितनी भी वीपो से रिलेटेड मैंडेट है, बातें हैं, जो गवर्निंग बॉडीज है, जो प्रोसीजर है, वो सब के सब वीपो कन्वेंशन में दिया गया है जो कि 1967 में ही ये सारा एस्टेब्लिश हुआ था। इस्टेब्लिश तो 1967 में ही हो गया था, लेकिन इसका एनफोर्समेंट जो है वो 1970 में हुआ था। 26 अप्रैल 1970 में हुआ था। 26 अप्रैल को इसका एनफोर्समेंट हुआ था, इसीलिए 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। और जो 2023 का मीन्स जो इस साल का जो थीम था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का, वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये इसका थीम था 2023 का। अगर हम इसका हेडक्वार्टर देखें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसका जो वीपो का हेड होता है वो एक डायरेक्टर जनरल होता है, और प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है डैरेन टैंग। इसमें टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं प्रेजेंट में, जिसमें से 190 जो है वो यूनाइटेड नेशंस के हैं और 3 जो है वो नॉन यूनाइटेड नेशंस वाले हैं। मीन्स टोटल यूनाइटेड नेशंस में अगर हम बात करें तो 193 कंट्रीज हैं, लेकिन सारी की सारी मेंबर नहीं, सिर्फ 190 ही कंट्रीज है जो वीपो के मेंबर्स हैं। 3 जो है वो मेंबर नहीं है। मीन्स जरूरी नहीं कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस वाले हैं वो सब इसका मेंबर बने, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। इंडिया जो है वो वीपो का 1975 में मेंबर बना था, और इसके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NGOs और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिलाकर जो है 250 टोटल ऑब्जर्वर है वीपो मीटिंग्स के। अब अगर हम ये देखें कि इंडिया जो है वो किस किस का पार्ट रह चुका है वीपो ट्रीटीज में, तो यहाँ टोटल 9 ट्रीटीज अभी तक की दी गई हैं जिसमें इंडिया जो है वो पार्ट है। पहला है वीपो कन्वेंशन जो कि 1975 में आया था। नेक्स्ट है पेरिस कन्वेंशन 1998, देन बर्नी कन्वेंशन 1928, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी 1998, फोनोग्राम्स कन्वेंशन 1975,
तो फोनोग्राम्स कन्वेंशन जो है वो साउंड रिकॉर्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। मीन्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं साउंड रिकॉर्डिंग्स को, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फोनोग्राम्स कन्वेंशन बना था 1975 में। उसके बाद है नैरोबी ट्रीटी 1983। नैरोबी ट्रीटी जो है वो ओलंपिक सिंबल को अनऑथराइज्ड यूज कोई ना कर सके इसलिए बनाया गया था 1983 में। उसके बाद है नाइस एग्रीमेंट जो कि 2019 में आया था। नाइस एग्रीमेंट जो है वो सर्विसेज और ट्रेडमार्क मीन्स गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंशिएट करता है, क्लासिफिकेशन करता है कि ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई करता है। नेक्स्ट है लोनार्को एग्रीमेंट 2019। तो लोनार्को एग्रीमेंट को भी स्टैब्लिश करने का यही मकसद था कि एक यूनियन को बनाया जाए जो कि उसमें जितने भी कंट्रीज मेंबर्स हैं वो उसके पार्ट हों और सिस्टम को एक सही ढंग से हैंडल किया जा सके। मीन्स एक यूनियन को बनाने का, फिर उसके जरिए एक असेंबली होती है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। नेक्स्ट है वियना एग्रीमेंट 2019। तो जो वियना एग्रीमेंट है वो मार्क्स से रिलेटेड था। मार्क्स जैसे ट्रेडमार्क्स होते हैं तो इस मार्क्स में फिगरेटिव एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया था, कंसिस्ट किया गया था। इससे रिलेटेड जो था ये वियना एग्रीमेंट को लाया गया था। अब अगर मेंबर स्टेट की बात करें वीपो के, तो टोटल 193 मेंबर स्टेट हैं और इनका काम यही है कि वो डायरेक्शन, बजट और ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको डिटरमाइन करें, उनको संभालेंगे। और अगर वीपो का मेंबर बनना है किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को, तो उसके लिए डायरेक्टर जनरल को उसे एक रेटिफिकेशन जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। रेटिफिकेशन एक फॉर्मल कंसेंट होता है, तो वो फॉर्मल कंसेंट जो है वो डीजी द्वारा लेकर वो सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो मेंबर बन सकता है। इसके अलावा जो वीपो कन्वेंशन जो है ये भी प्रोवाइड करता है कि किस किस को ये मेंबरशिप जो है वो ओपन है। तो पहला इसका कंडीशन है कि या तो वो पेरिस यूनियन या फिर बर्नी यूनियन, इन दोनों में से किसी का भी अगर वो मेंबर है तो वो वीपो का मेंबर बन सकता है। इसके अलावा या तो वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, या तो यूनाइटेड नेशन का कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, या फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका कोई एजेंसी हो, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई पार्टी हो। इसके अलावा वीपो जनरल असेंबली ने अगर खुद इनवाइट किया है स्टेट को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, तो ये सारी जो कंडीशन है वो इस कंडीशन में कोई भी कंट्री जो है वो वीपो का पार्ट बन सकता है। इसके अलावा अगर हम वीपो का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो मेन हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है, और डायरेक्टर जनरल के अंदर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल आते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल आते हैं। और ये पूरे अगर ऑर्गेनाइजेशन बोले तो पूरे 8 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिसको डिप्टी डायरेक्टर जनरल और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जो है वो हेड करते हैं। और इनको हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल, क्योंकि वो मेन हेड है। तो जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वीपो का, वो पूरा जो लीडरशिप जो है वो डायरेक्टर जनरल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा वीपो के कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो पहला फंक्शन है हेल्प गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड सोसाइटी रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मीन्स गवर्नमेंट, बिजनेस और सोसाइटी को वो मदद करती है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स को वो रियलाइज करें। इसके अलावा इट प्रोवाइड अ पॉलिसी फोरम टू शेप बैलेंस इंटरनेशनल आईपी रूल्स फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड। जो ये बदलती हुई दुनिया है उसमें एक बैलेंस इंटरनेशनल आईपी सिस्टम को, आईपी रूल्स को एक वो शेप कर सके, एक पॉलिसी बनाकर दे सके। Provide a global service to protect IP across borders and to resolve disputes. Means IP से रिलेटेड जितने भी राइट्स है उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रोटेक्ट कर सके, और उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उसको भी रिजॉल्व कर सके ये। Then provide technical infrastructure to connect IP systems and share knowledge. अगर IP से रिलेटेड कुछ भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए, या फिर नॉलेज से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो भी जो वीपो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कॉर्पोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स टू एनेबल ऑल कंट्रीज टू यूज IP फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। मीन्स पूरे वर्ल्ड लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड कर सके, ताकि जो कंट्रीज हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में वो अच्छे से यूज कर सके। नेक्स्ट है प्रोवाइड अ वर्ल्ड रेफरेंस सोर्स फॉर IP इंफॉर्मेशन।
क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा और सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो आईपी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको ये रेफरेंस प्रोवाइड करता है ताकि नेशनल लेवल पे यानी डोमेस्टिक लॉज वो बना सके इसको रेफरेंस देकर। अब ये सारी बातें हो गई कि वीपो क्या है और कब बना था, क्यों बना था। लेकिन मेन इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें, इसकी अगर हिस्ट्री देखें कि ये आखिर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे सोचा गया कि वीपो जो है वो बनना चाहिए, एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, उसके बारे में देखें तो यहाँ पे कुछ दे रखा है माइलस्टोन, कुछ कन्वेंशन, कुछ एग्रीमेंट जो है इससे पहले आई हैं, जिनके जरिए जो है ये वीपो जो है फाइनल बन के तैयार हुआ था। तो उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो वीपो के फॉर्मेशन में जो सबसे पहला जो रोल प्ले करता है वो है पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन जो है वो सबसे पहले आया था 1883 में, ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स को वर्ल्ड लेवल पे प्रोटेक्ट किया जा सके। अब अगर हम ये देखें कि आखिर पेरिस कन्वेंशन का कैसे जन्म हुआ, तो ऑस्ट्रिया के वियना में 1873 में एक एग्जीबिशन हुआ था। तो वहाँ पे कुछ एग्जीबिटर्स ने, फॉरेन एग्जीबिटर्स ने अपने इनोवेशन को प्रेजेंट करने से मना कर दिया था। उन्होंने ये बोला कि उन्हें ये डर है कि अगर वो अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं तो दूसरे लोग उनके आइडिया को चुरा के वो अपनी कंट्री में कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उनके आइडिया को। तो इसलिए इस बात से पेरिस कन्वेंशन का जन्म हुआ, क्योंकि 1873 में ये बात हुई थी। उसके 10 साल बाद 1883 में पेरिस कन्वेंशन जो है वो आया था। मीन्स यहीं से ये आइडिया लिया गया, यहीं से सोचा गया कि एक ऐसा होना चाहिए एग्रीमेंट, कन्वेंशन या ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसा कोई रूल होना चाहिए जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिएटर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। पेरिस कन्वेंशन में मेनली इन्वेंशन यानी पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन को कवर किया गया था। इसके बाद आया था बर्निंग कन्वेंशन 1886 में। तो क्योंकि पेरिस कन्वेंशन में कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ बात नहीं कही गई थी, यानी आर्टिस्टिक वर्क जो लिटरेरी वर्क है उससे रिलेटेड उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कुछ नहीं कही गई थी, इसीलिए 1886 में बर्निंग कन्वेंशन आया था और इसमें जितने भी आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क है उसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई थी। उसके बाद है मैड्रिड एग्रीमेंट। मैड्रिड एग्रीमेंट 1891 में आया था और इसको लाने का मकसद ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेडमार्क है, जो मार्क है वो रजिस्टर हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है बिरपी। बिरपी जो है वो 1893 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें, यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरोस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको शॉर्ट में बिरपी कहते हैं। और ये एक फ्रेंच एक्रोनॉमी है, क्योंकि फ्रेंच में इसका कुछ और ही फुल फॉर्म है, इसीलिए इसको बिरपी पढ़ा है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इसका ये है। तो इसको सेटअप करने का, इसको स्टैब्लिश करने का मकसद ये था ताकि जो बर्निंग कन्वेंशन और जो पेरिस कन्वेंशन है उन दोनों को एडमिनिस्टर कर किया जा सके। मीन्स बर्निंग और पेरिस कन्वेंशन को दोनों को एडमिनिस्टर करने के लिए बिरपी को स्टैब्लिश किया गया था। और बिरपी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 स्टाफ थे और वो स्विट्जरलैंड में था। उसके बाद 1970 में बिरपी ही वीपो बन गया। मीन्स बिरपी जो था वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें 7 स्टाफ थे और स्विट्जरलैंड में था, वो उसको स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन 1970 में बिरपी को ही वीपो में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद 1974 में वीपो ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। इसलिए जो हमने वीपो की पेरेंट एजेंसी के बारे में बात की थी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल था, वो तभी से बना जब 1974 में वीपो ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। उसके बाद 1978 में पीसीटी सिस्टम लॉन्च हुआ था। पीसीटी मीन्स पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी। तो ये 1978 में लॉन्च हुआ था। पीसीटी सिस्टम को लॉन्च करने का मकसद यही था कि कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने से जो इनका प्रोटेक्शन है, जो आईपी का प्रोटेक्शन है, वो बाकी मेंबर कंट्रीज में भी वो हो सके। मीन्स फॉर्म एक भरना है लेकिन प्रोटेक्शन जो है बाकी मेंबर कंट्रीज में भी मिल सकेगा पीसीटी के आने से। और पीसीटी जो है वो वीपो का लार्जेस्ट इंटरनेशनल आईपी फिलिंग सिस्टम है आज। उसके बाद 1994 में एएमसी स्टैब्लिश हुआ था। एएमसी मीन्स आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर। इसको इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि जो भी वर्ल्ड लेवल पे जो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको हैंडल किया जा सके। मीन्स एक ऐसा सेंटर जहाँ पे जो ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको सॉल्व किया जा सके जुडिशियल कोर्ट में जाने से पहले ही। तो इसलिए 1994 में एएमसी को इस्टेब्लिश किया गया था।
उसके बाद 1998 में वीपो ने एकेडमी खोली थी ताकि जो जितने भी जनरल और स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो प्रोवाइड किया जा सके। और जो पहली एकेडमी थी वो बैंकॉक में खोली गई थी। उसके बाद 2007 में वीपो डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो अडॉप्ट किया गया ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ रही हैं बीच में उनसे रिलेटेड बात की जा सके, उनको हैंडल किया जा सके, उन पे फोकस किया जा सके। तो ये था पूरा वीपो की स्टोरी कि कैसे वीपो आखिर बनकर तैयार हुआ था। अगर हम शुरू से एक बार फिर से रिमाइंड करें कि कैसे आखिर वीपो बना था, तो सबसे पहले 1883 में पेरिस कन्वेंशन आया था जो कि ट्रेडमार्क और पेटेंट और इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए सिर्फ था। उसके बाद 1886 में बर्निंग कन्वेंशन आया था जिसमें कॉपीराइट से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो इंक्लूड की गई थी। उसके बाद 1891 में मैड्रिड एग्रीमेंट आया था जिसमें ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात कही गई थी। देन 1891 के बाद फिर 1893 में बिरपे स्टैब्लिश हुआ था जिसमें 7 स्टाफ थे। स्विट्जरलैंड में बिरपे को स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद 1970 में बिरपे ही वीपो बन गया, ठीक है। और फिर 1974 में वीपो ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया जिसकी वजह से जो इसका पेरेंट एजेंसी है वो यूनाइटेड नेशन ही बन गया। देन 1978 में पीसीटी सिस्टम लॉन्च हुआ था। और पीसीटी सिस्टम में क्या था कि एक एप्लीकेशन फाइल करने से आपका जो पेटेंट का प्रोटेक्शन है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी मेंबर कंट्रीज है उन सब में मिल जाएगा। फिर उसके बाद 1994 में एएमसी स्टैब्लिश हुआ था। आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर जो है ये डेवलप किया गया था ताकि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वर्ल्ड लेवल पे उनको सॉल्व किया जा सके। देन 1998 में जो वीपो जो है उसने पहली अपनी एकेडमी खोली। जो पहली एकेडमी थी वो बैंकॉक में खोली थी ताकि जितने भी आईपी से रिलेटेड जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड कर सके और आईपी प्रोफेशनल्स को एक वाइड रेंज प्रोवाइड कर सके। उसके बाद 2007 में जो वीपो डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो अडॉप्ट किया गया ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप किया जा सके। तो इस तरीके से वीपो बना था ये। नेक्स्ट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वीपो वो तो बन गया जो कि सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वो हैंडल करता है, तो फिर अब ये ट्रिप्स क्या है। तो ट्रिप्स का भी बहुत ही अच्छा रोल है क्योंकि ये जो ट्रेड में जो बैरियर है, जो कंट्रीज के बीच में जो बैरियर आते हैं उसके बारे में ये बात करता है। तो अगर इसका हम डेफिनेशन देखें तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक लीगल एग्रीमेंट है। जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है उनके बीच का ये एग्रीमेंट है, एक लीगल एग्रीमेंट है ये, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है डब्ल्यूटीओ के मेंबर नेशंस के लिए। उनके लिए एक ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। क्योंकि जब मैंने आपको आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया पढ़ाया था तो मैंने बहुत बार आपको बताया था कि ये ट्रिप्स के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट हुआ है, जैसे कि पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, उन सब में ट्रिप्स से रिलेटेड जो है अमेंडमेंट हुआ है ट्रिप्स की वजह से। तो इसीलिए जो ये ट्रिप्स है ये जितने भी कंट्रीज हैं डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर हैं वो इसी को अपना एक रेफरेंस लेकर वो अमेंडमेंट अपने कंट्री के लॉ में वो करते हैं या फिर बनाते हैं वो। उसके बाद जो 1989 से 1990 के बीच में उरुग्वे राउंड जो चलता आ रहा था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड से रिलेटेड, उसके एंड में ट्रिप्स को नेगोशिएट किया गया था, मीन्स ट्रिप्स को साइन किया गया था ये। तो ट्रिप्स जो है वो आईपी लॉ को इंट्रोड्यूस करता है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम पे। मीन्स ये एक पहला ऐसा एक वो है या फिर फर्स्ट टाइम हम कह सकते हैं कि जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है वर्ल्ड लेवल पे। और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है आईपी पे, मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अभी तक का अगर हम बोले तो सबसे ज्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है। ये जो है 15 अप्रैल 1994 को साइन हुआ था और इसका एनफोर्समेंट 1 जनवरी 1995 को हुआ था। मैराकेस मोरक्को में हुआ था इसका साइन। और अगर एडमिनिस्ट्रेट बोले तो इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको एडमिनिस्टर करता है। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज जो है वो 164 मेंबर कंट्रीज हैं। जितने भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ट्रिप्स के भी मेंबर्स हैं। उसके बाद 1995 में एनफोर्समेंट के बाद भी 2001 में ट्रिप्स एग्रीमेंट और पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक दोहा डिक्लेरेशन हुआ था। दोहा में मीन्स एक जगह का नाम है दोहा जो कि कतार में है। 2001 में ये नेगोशिएशन हुआ था, मीन्स ये एग्रीमेंट हुआ था
तो इस एग्रीमेंट के जरिए ये एक कंपल्सरी लाइसेंस को इशू करता है। और ये कंपल्सरी लाइसेंस किसके लिए है? मीन्स जब भी हेल्थ की बात हो, मीन्स मेडिसिन की बात हो, पब्लिक हेल्थ की बात हो, तो उस केस में कंपल्सरी लाइसेंस दिया जाता है। मीन्स कोई भी कंट्री अगर कोई मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अगर पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है, तो उस मेडिसिन का जो लाइसेंस है वो सब सारी कंट्रीज को वो मिलेगा। जैसे कि अभी अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पेंडेमिक का, तो किसी एक कंट्री ने वैक्सीन बनाया, तो किसी एक कंट्री ने वैक्सीन बनाया तो जो पेटेंट है वो तो उसी के पास है, लेकिन जो उसका जो लाइसेंस है वो सारी कंट्रीज को उसको देना होगा, ताकि पब्लिक के हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो 5 ब्रॉड एरियाज को कवर करता है। पहला, हाउ जनरल प्रोविजंस एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई टू इंटरनेशनल आईपी। मीन्स जो जनरल प्रोविजंस चाहे जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मीन्स कैसे ये फॉलो होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये पहली बात कहता है। दूसरी बात, ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता है कि जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं ट्रिप्स के, वो मिनिमम स्टैंडर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ट्रिप्स के जरिए, ट्रिप्स को फॉलो करते हुए। Then next है which procedures members should provide for the enforcement of those rights in their own countries। मीन्स कौन से प्रोसीजर्स को उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि वो अपनी कंट्रीज में वो इन राइट्स को वो फॉलो कर सके, एनफोर्स कर सके। Then how to settle disputes on intellectual property between members of WTO। अगर WTO के मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसे कैसे सेटल किया जाए, इसके रिलेटेड भी ये बातें बताता है। Then next है special transitional arrangements for the implementation of TRIPS provisions। मीन्स ट्रिप्स प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स को भी एक अरेंज करना, इम्प्लीमेंट करने के लिए अरेंज करना भी, इसके बारे में भी ये बताता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशंस के बीच में ट्रेड से रिलेटेड बातें कहता है। मीन्स जो नेशंस के बीच में ट्रेड की वजह से जो बैरियर आते हैं उनको ये हटाता है। उन बैरियर को हटाने के लिए ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका भी फॉर्मेशन उसी समय ट्रिप्स के साथ ही हुआ था। मीन्स इसको हम या तो WTO एग्रीमेंट भी कह सकते हैं या फिर मैराकेस एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि मैराकेस में फाइनल हुआ था इसलिए मैराकेस एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो जो 8 साल से उर्गवे राउंड चलता आ रहा था 1986 से 1994 तक, लास्ट में जो ये GATT है, गाट है, इसको रिप्लेस करके जो WTO था उसका फॉर्मेशन हुआ था। और जो ये गाट है इसका फॉर्मेशन वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद 1948 में हुआ था, ताकि जो वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड है उसको सही ढंग से फॉलो किया जा सके, उसको हैंडल किया जा सके। तो WTO का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो मैराकेस एग्रीमेंट साइन हुआ था मोरक्को में, तब हुआ था 123 नेशंस ने किया था 15 अप्रैल 1994 को, और जो 8 साल से उर्गवे राउंड था उसको खत्म करके ये साइन किया गया था। मीन्स WTO का फॉर्मेशन हुआ था। इसको बनाने का मेन मिशन यही था कि जो वर्ल्ड लेवल पे यानी ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड है वो स्मूथली फ्लो हो सके। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को हुआ था। मीन्स साइन जो है वो 15 अप्रैल 1994 को हो गया था, लेकिन एनफोर्समेंट अगर हम बोले या फिर एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बोले तो ये 1 जनवरी 1995 को हुआ था WTO। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो 164 मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 98% रिप्रेजेंट करते हैं ये मेंबर कंट्रीज। प्रेजेंट में जो इसका डायरेक्टर जनरल है वो डॉक्टर नोगोजी ओकोंजा इवेला है। और अगर हम इसके गवर्निंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जिसका जो मीटिंग है वो हर 2 साल में यूजुअली होता है। और इससे नीचे जनरल काउंसिल होती हैं और उससे भी नीचे कुछ छोटी मोटी और काउंसिल्स होती हैं। जनरल काउंसिल्स जो है वो साल में बहुत बार मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर लेती हैं ताकि वो जनरल रूल्स रेगुलेशन को वो बना सके, वो देख सके। अब WTO के फंक्शंस को देखें तो इसका पहला फंक्शन है एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स। मीन्स जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसको एडमिनिस्टर करता है। देन ट्रेड से रिलेटेड जितने भी नेगोशिएशंस है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये। ट्रेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, फिर नेशनल ट्रेड पॉलिसी को मॉनिटर करता है ये, एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन प्रोवाइड करता है।
अब यहाँ पे मैंने गाट के बारे में बात की थी, गाट को हटा के WTO का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो गाट है ये गुड्स से रिलेटेड चीज़ों को कवर करता है, जबकि एक और चीज़ सिमिलर है GATS गैट्स, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, जिसमें सिर्फ सर्विस ट्रेड की बात की जाती है। GATS में सर्विस ट्रेड से रिलेटेड बात की जाती है, जबकि GATT में गुड्स ट्रेड की बात की जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इस गुड्स ट्रेड में जो फिजिकल फॉर्म में जो ट्रेड हो रही है उसके बारे में बात की जा रही है, जबकि ये GATS जो नॉन फिजिकल फॉर्म, जैसे नॉन फिजिकल जिसे हम टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल प्रोडक्ट की बात की जा रही है, जैसे टूरिज्म, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीजें जो है वो GATS में आती हैं। तो ये था पूरा वर्ल्ड लेवल पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज। होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी। थैंक यू।